नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अमेरिका और रूस के तनाव भरे रिश्तों के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को अमेरिका द्वारा रूस पर लगाई गई पाबंदियों के जवाब में अमेरिका के 755 राजनयिकों को देश से चले जाने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी सेनेट ने गुरुवार को एक विधेयक को मंजूरी दी थी, जिसमें 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के कथित तौर पर शामिल होने और 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। रूस द्वारा उठाए गए इस कदम को अमेरिका ने अफसोसनाक और अनैतिक बताया है और कहा कि ये रूस का ये फैसला है कि अमेरिका और उसके रिश्तों में तनाव और बढ़ा देगा। इससे पहले रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से कहा था कि वो सितंबर तक अपने दूतावास के स्टाफ में कटौती कर ले और इतने ही अपने कर्मचारी तैनात करे जितने रूसी राजनयिक अमेरिका में तैनात हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि रूस और अमेरिका के संबंधों में जल्द बदलाव की उम्मीद नहीं है। हमने काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि अब रूस के लिए ये दिखाने का वक्त आ गया है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत किया जाएगा तो हम इसका जवाब दिए बिना नहीं रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के समय से ही डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के रिश्तों को लेकर काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। पुतिन पर अमेरिकी चुनाव में दखलंदाजी करने और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को नुकसान पहुँचाने का आरोप है। इस विवाद में ट्रंप के बेटे और दामाद का भी नाम लिया जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा रूस पर लगाई गई पाबंदियों का सीधा असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। इस प्रतिबंध को लेकर यूरोप में भी चिंता है, क्योंकि जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों की कंपनियां रूस में काम कर रही हैं। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं दो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक विवेक काटजू और नीरज श्रीवास्तव, जेएनयू में अमेरिकी अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर अब्दुल नाफे और वरिष्ठ पत्रकार संजय कपूर। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत में विवेक काटजू साहब आपसे करना चाहूँगा कि ये तनातनी काफ़ी अरसे से चल रही थी, अप्रत्याशित नहीं है। ये माना जा रहा था कि यही होगा, क्योंकि दिसंबर में ही जबकि वहाँ बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कुछ रूसी राजनयिकों के संख्या में कमी की थी और अब प्रतिबंध लगने के बाद रूस ने इसका जवाब इस तरीके से दिया है। तो ये जो दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? देखिए, आपको याद होगा कि जब ओबामा ने रूसी राजनयिकों में कटौती की थी, तब रूस ने उसका जवाब नहीं दिया था। तो मुझे लगता है कि रूस में ये उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद अब रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन अब उनको निराशा ही है और वो उन्होंने साफ इसका जाहिर भी किया। लेकिन जो अमेरिकी कांग्रेस ने कदम उठाया है, मुझे लगता है उसके निशाने पर रूसी नहीं है, रूस के साथ साथ ट्रंप भी हैं। वो ट्रंप को बता रहे हैं कांग्रेस कि वो एक नाराजगी है, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके में अमेरिका के ये विश्वास है कि अब रूस ने हस्तक्षेप किया चुनाव में और ट्रंप साहब ने इसको मंजूरी दी। इसलिए जो अभी तक देखा गया है कि विदेश नीति में लीडरशिप होती है, नेतृत्व होता है प्रेसिडेंट का, और वो कांग्रेस उसके साथ चलती है। यहां तो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। तो इसका असर ट्रंप की प्रशासन पर भी पड़ेगा, इसका असर रूस और अमेरिका के रिश्तों पर पड़ेगा और इसकी साया मुझे लगता है विश्व पे पड़ेगी। तो ये अच्छा कदम नहीं है जो अमेरिकी कांग्रेस ने उठाया है। जी, मैं आता हूं विवेक काटजू साहब के पास। नीरज श्रीवास्तव साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो कार्रवाई हुई है, इसके पीछे क्या कोई मुनासिब वजूहात हैं, वैलिड रीजंस हैं? मेरे ख्याल में तो इसके पीछे कोई वैलिड रीजंस नहीं है, इस वजह से कि 3-4 इसके वजह हैं। एक तो ये कि डिप्लोमेसी में एक प्रिंसिपल होता है रेसिप्रोसिटी का, कि जैसा आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं वैसा हम आपके साथ कर रहे हैं। अब ओबामा साहब ने अपने टर्म ख़त्म होने से पहले ये रूसी राजनयिकों को एक्सपेल किया था और उनकी 2 प्रॉपर्टीज कर ली थी। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हो सकता है हम लोग इस वक्त हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, हो सकता है रिलेशंस इम्प्रूव हो। अब उन्होंने ये देखा है कि रिलेशंस तो इम्प्रूव हुए नहीं, तो उन्होंने वही चीज़ की है जो कि अमेरिका ने उनको किया है। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। जितनी साइज़ अमेरिका की रूस की एम्बेसी वाशिंगटन में है, उतना ही उन्होंने कहा है कि आप मॉस्को में करिए, और 2 प्रॉपर्टीज़ जो हैं अमेरिकन प्रॉपर्टीज़, वो उसको उन्होंने सीज कर लिया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त
अमेरिका की जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सिर्फ ट्रम्प साहब के हाथ में नहीं है, उसके पीछे वहाँ की जो नियो कंजर्वेटिव लॉबी है, वहाँ का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वेपन्स मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग जो जिसको कहा जाता है डीप स्टेट, ये लोग असली डिसीजन यही लोग ले रहे हैं और इनका ट्रम्प भी इनका टारगेट है। हालांकि अभी तक ये कोई ठोस प्रमाण इस बात का नहीं मिला है कि रशिया ने इंटरफियर किया था अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। ठीक, प्रोफेसर अब्दुल नाफे, अभी एम्बेसडर विवेक काटजू कह रहे थे कि ये ट्रम्प साहब के लिए काफ़ी मुश्किल भरा लम्हा है, क्योंकि ये जग ज़ाहिर है कि पुतिन साहब के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे चुनाव से पहले, और इस बात के सबूत भी मिले हैं, उनके बेटे और दामाद का भी रोल सामने आया है। लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट ने ये प्रतिबंध लगा दिए रूस के ख़िलाफ़। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास में वीटो का अधिकार है, वो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा शायद करना नहीं चाहेंगे क्योंकि इससे उनकी अपनी पोजीशन कमज़ोर होगी। तो ऐसे में रूस और अमेरिका के बीच ये तनाव है, कैसे कम होगा? ये तनाव कम नहीं होगा। मुझे लगता है कम से कम 3.5 साल ये तनाव बढ़ता ही जाएगा। वजूहात कई सारी हैं। सबसे बड़ी वजह यह कि हमें अमेरिका के कांग्रेस के का जो कैरेक्टर है उसको समझने की ज़रूरत है। सच बात ये, चाहे कोई डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हों या रिपब्लिकन के, कंजर्वेटिव पॉपुलिज्म काफ़ी छा गया है कांग्रेस के अंदर, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। और जब से ये खबर चली कि रशिया का कोई हाथ था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो एक जो रशिया के विरोध, एंटी रशिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कांग्रेस के अंदर है। दूसरा कारण मुझे लगता है कि सब कुछ के बावजूद अमेरिका में संस्थाएं मजबूत हैं। ये एक संस्था का भी रिएक्शन है सैंक्शंस लगाने का। कांग्रेस यूँ अपने आप को एसेट कर रही है कि अगर प्रेसिडेंट एसेट नहीं करेंगे तो हम करेंगे, इसीलिए उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। आप ये देखिए कि वो बिल एक मत से पास हुआ है लगभग 100 में से 98 सेनेटर्स, और इसी तरह से 413 या कुछ ऐसे उसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपोजिशन ही नहीं थी। एक चीज़ जो शिफ्ट होगी अब उसमें, अगले 3.5 साल रशिया के साथ जो संबंध है वो कांग्रेस चलाएगी, ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प। ठीक है, संजय कपूर साहब, इतना सहमत हैं आप प्रोफेसर अब्दुल नाफे से? और दूसरा ये कि जो 2 कारण बताए गए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस की कथित भूमिका और क्रीमिया पर कब्जे के लिए रूस जिम्मेदार है, 2014 की बात को वो 2017 में कर रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा जो अभी जो पॉलिसी बनाई गई है अमेरिका की तरफ से, वो काफ़ी हद तक बराक ओबामा सेटल करके गए और उन्होंने ही वो माहौल बनाया कि हस्तक्षेप करा है पूरा चुनाव में, और वहाँ पर एक इस तरीके का माहौल बना दिया गया कि रूस की वजह से ट्रम्प जीते हैं। ट्रम्प इस बात से किसी भी हालत में इत्तेफाक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो जीत है उसका जो पूरा श्रेय उनकी बातचीत, उनकी कैंपेन उस पर जाता, बनस्पत वो रूस की तरफ जा रहा है। और दूसरी तरफ यह है कि रूस ने काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था, खासकर राष्ट्रपति पुतिन कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे तो एक सर्टन एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि सीरिया में जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तो उसके बाद दुनिया में फिर से रूस की जो खोई हुई हैसियत थी वापस आई थी, और उनको लगा कि इसको पूरी तरीके से एक ना सुपर पावर की तरह एक्सेप्ट करेंगे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, और उनको ये लगा कि ट्रम्प अपने आप में कुछ वादा खिलाफ़ी वाली बात भी है कि उन्होंने, चाहे हम हैम्बर्ग में उनकी जो मीटिंग हुई, 2 मीटिंग हुई, एक का जिक्र करा, एक का जिक्र नहीं हुआ, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि इनके बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे। अगर आप याद करें तो हैम्बर्ग की मीटिंग के बाद ट्रम्प ने ये अनाउंस किया कि CIA जो मदद कर रही थी वहाँ पर रिबेल्स को सीरिया में, वो उनको नहीं करेगी। तो ऐसा लग रहा था कि ये मूवमेंट हो रहा है रूस और अमेरिका के साथ आने का, पर वहाँ पे ये बहुत बड़ा मेरे ख्याल से झटका लगा है पुतिन को और ट्रम्प साहब को भी। और जो तमाम कारण बताए हैं हमारे फेलो पैनलिस्ट ने, उसके पीछे ये जो डीप स्टेट है, जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो इंश्योर करता है कि जो नीतियाँ हैं वो एक बैंड में चलें, उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, वो उसके लिए ज़िम्मेदार है। विवेक काटजू साहब,
अमेरिका के इस फैसले पर जो रूस के ख़िलाफ़ प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका कई यूरोपीय देशों ने भी विरोध किया है। जर्मनी ने कहा है कि साहब इस तरह से ये एक तरफ़ा चीज़ नहीं हो सकती, अमेरिका फ़र्स्ट की पॉलिसी इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती कि दूसरे देशों के हितों पर भी आप हमला करें, आघात करें। और रूस खुद ये कह रहा है कि साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो क्या ये माना जाए कि जिस कोल्ड वार की समाप्ति की बात कही जा रही थी सन 90-91 में, वो अब दोबारा से शुरू हो रही है? देखिए, इसमें जो बुनियादी बात मुझे दिखती है वो ये कि जब लीडरशिप अमेरिका फॉरेन पॉलिसी में अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास होती है तो विचार विमर्श होता है सरकारों के बीच, और फिर एक नीति बनाई जाती है। इसमें ईयू में और जो उनके यूरोपियन पार्टनर्स हैं अमेरिका के, ये साथ चलते हैं फिर। लेकिन जब नेतृत्व कांग्रेस के पास आ जाता है तब ये कंसल्टेशन का अभाव हो जाता है। और जो आप आज देख रहे हैं, जो ईयू में एक किस्म से रिएक्शन हुआ है और बहुत स्ट्रांग रिएक्शन हुआ है, वो उसी को दिखाता है कि ईयू कह रहा है कि आप हमें एनर्जी सिक्योरिटी में आप ये सैंक्शंस बाधा डालेंगे। तो जो बुनियादी बात मुझे इस सब के जरिए इसके दिखती है वो ये कि जिस दिन अमेरिकी ये एक मैसेज चली जाती है कि विदेश नीति का निर्धारण अब राष्ट्रपति के हाथ से छूट रहा है, उस दिन फिर मुश्किलात अमेरिका के लिए बहुत बढ़ जाती हैं। उसी का एक ये मैनिफेस्टेशन है जो आप ईयू में रिएक्शन देख रहे हैं। जी नीतीश श्रीवास्तव साहब, ये बात सिर्फ रूस और अमेरिका के बीच की नहीं रह गई है, इसमें यूरोपीय संघ और यूरोप के कई देश भी अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और जाहिर है कि हर देश का एक जो हित होता है करके आर्थिक हित, आजकल हम देखते हैं कि डिप्लोमेसी भी जो है वो इकोनॉमी ड्रिवन हो गई है। तो ये मामला क्या आगे बढ़ेगा, मतलब ये कि रूस और अमेरिका के बीच न रह कर के तीसरे देश भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको अब ये धीरे धीरे बात समझ में आने लगी है कि उनके जो इंटरेस्ट्स हैं, आर्थिक इंटरेस्ट, और अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसके जो इंटरेस्ट्स हैं, उनमें थोड़ा सा कुछ फ़र्क है। तो वो इसी वजह से वो जो है इससे एग्री नहीं कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरी बात ये कि जो जैसे मैंने कहा ग्राउंड की, अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है किसी को भी अमेरिका में कि रूस ने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इंटरफेयर किया था। तो ये अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो लेकिन ये बात है कि जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं उनके पॉलिटिकल राजनीतिक जो संबंध अमेरिका से वो और इकोनॉमिक संबंध भी इतने क्लोज हैं, क्योंकि सब नेटो के सारे मेंबर्स हैं जी, कि वो जल्दी अमेरिका की पॉलिसी से दूर नहीं जाना चाहते। वो कोशिश पूरी ये करते हैं कि अमेरिका के साथ ही चलें। अब देखना ये है कि ये जो सैंक्शंस किया है इसका असली असर तो पड़ेगा ईयू कंट्रीज़ में, तो वो अमेरिका के साथ जाएंगे कि नहीं। एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, छोटा सा एग्जांपल, सीरिया में जो कुछ हो रहा था उसके रेफ्यूजीज़ जो निकले मिलियंस, वो कहाँ गए? अमेरिका तो नहीं गए ना, वो सारे तो यूरोप गए। सारा गेम अमेरिका ने शुरू किया था सीरिया में। ठीक, विवेक काटी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विवेक साहब, बहुत संक्षेप में। जी नहीं, हाँ, बस एक लाइन, आप देखिए सबसे स्ट्रांग रिएक्शन यूरोप में हुआ है जर्मनी का। जी हाँ, और जर्मनी यही कह रहा है अमेरिका से कि इसमें आपको हमसे बातचीत करनी चाहिए थी, जो आपने की नहीं है। जी हाँ, यही मैंने आपसे जिक्र भी किया था। प्रोफेसर अब्दुल नाफे, कई मोर्चे खोल लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। एक तरफ वो नॉर्थ कोरिया के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के भी चिंतित हैं और वहाँ उन्होंने एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं। रूस के साथ में ये सैंक्शंस आ गए, चीन के साथ भी कोई रिश्ते बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, और जो पूरी मिडिल ईस्ट या हम कहें पश्चिम एशिया की स्थिति है वो भी कोई बेहतर नहीं है। तो ये चौतरफा मोर्चा खोल करके ट्रंप साहब अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को क्या दिशा देना चाह रहे हैं? काफ़ी मुश्किल सवाल है जी। सच बात मुझे जो लगती ये है, ऐसा कहते हैं कि एक समय का मिजाज होता है। आज समय का मिजाज ये कि अमेरिका की बात सुनने वाले बहुत कम लोग बचे हैं।
अभी जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग नहीं सुनेंगे, चाइना नहीं सुनेगा, हिंदुस्तान नहीं सुनेगा, जापान नहीं सुनेगा। मुझे लगता है कि इस तरह की जो शक्तियां हैं वो चाइना और रशिया के जो अब जो संबंध हैं उसमें बीच में कुछ अपने लिए फ़ायदा उठाना चाहेंगे। ये सैंक्शंस में पढ़ रहा था, अगर आप ध्यान से देखें उनको, एक कानून जो बना है उसका एक क्लॉज ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी देश जो रूस की इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में कोई व्यापार करेगा, अमेरिका उस पर सैंक्शन लगाएगा। अब आप सोच लीजिए इंडिया के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशन है। हमारा तो कॉपरेशन है रशिया के साथ काउंटर टेररिज्म में, हम रशिया के साथ वेपन्स खरीदते हैं, स्पेयर पार्ट्स भी चाहिए, वो तो एक कंटिन्यूस ऑन गोइंग कॉपरेशन है। एक क्लास ये कहता है कि रशिया की माइनिंग इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, वो सब सैंक्शंस में है, यानी दुनिया कोई कारोबार ही नहीं कर पाएगी रशिया के साथ। तो मुझे लगता है कि बाकी जो देश हैं, जैसा आप कह रहे थे यूरोपियन यूनियन का में रिएक्शन आया है, वो रिएक्शन ग्रेजुअली सभी जगह आएगा और इन सैंक्शंस का उल्लंघन होगा। संजय कपूर साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि ऐसे हालात में कि जब चारों तरफ मोर्चे खोल दिए गए हैं और दूसरी तरफ चीन एक अपना गुट बना करके वो चला रहा है अपनी नीति को, दूसरी तरफ रूस भी कोई कम मजबूत नहीं है और उसके साथ भी काफ़ी देश शामिल हैं, और इस मामले में तो यूरोपीय यूनियन भी उसके साथ होगा क्योंकि उसके भी हित जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या करेंगे, अपनी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनाएंगे? जैसे अब्दुल नाफिस साहब ने बोला, प्रोफेसर साहब ने, सबसे पहली चीज़ जो लोगों को इस बात का एहसास है कि अमेरिका रिट्रीट में है। कई सारे इलाके जहाँ पे उसका वर्चस्व था वहाँ पे अब कमज़ोर होता जा रहा है या अपने को विड्रॉ कर रहा है। देखिए बाल्टिक सी में पहली दफ़ा रूस और चीन की नेवल एक्सरसाइजिंग, जो कि पहले तस्वुर भी नहीं कोई कर सकता था। तो ये जो पूरा अलायंस रूस और चीन का बन रहा है वो ऐसे इलाकों में जा रहा है जहाँ पर अमेरिका राज करा करता था। तो आने वाले दिनों में अब पैसा चीन के पास अब काफ़ी पर्याप्त मात्रा में, अगर आप देखिए जिबूती में कभी तस्वुर नहीं करा था, वहाँ पे भी उन्होंने एक ना पोर्ट पर ले लिया, और उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसके चलते हुए 29-30 मुल्कों में जगह जगह पे वो अपना कहीं पोर्ट बनाएंगे, कहीं सड़क बनाएंगे। तो एक नया पूरा की जो नया फ्रेमवर्क तैयार करा जा रहा है, उसके अंदर है ना अमेरिका को इस बात का एहसास है कि उसको कमज़ोरी की एहसास हो रहा है और उसको लग रहा है कि उसकी बात मानने के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा होगी। हिंदुस्तान के लिए समस्या है यहाँ पर कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे। जैसे आपने बताया कि वो संबंध नहीं तोड़ सकता क्योंकि हिंदुस्तान का पूरा जो आर्मामेंट सेक्टर है, यहाँ पूरी वेपन सप्लाईज़ हैं, सब चीन के, सब अमेरिका के, रूस के माध्यम से होती हैं। तो वो सब बड़ी समस्याएं होंगी और जैसे जैसे लोग बाग इसका उल्लंघन करेंगे उन सैंक्शंस की हैसियत ख़त्म होगी और अमेरिका का जो पूरा प्रभाव, जो प्रभुत्व है, उस पर कमज़ोरी आएगी। तो मेरे ख्याल से अगर ट्रंप साहब ने इसके, ऑल्दो वो उनके इसके हिस्सेदार नहीं थे, ये तो यूएस कांग्रेस का पूरा निर्णय है, परंतु ट्रंप साहब भी इससे काफ़ी मेरे ख्याल से कमज़ोर होंगे, उनका जो प्रभाव है उस और भी कम होगा। विवेक काटजू साहब, उर्दू का एक शेर है कि ना तजुर्बेकारी में वाइस की ये बातें हैं, तो क्या ये ना तजुर्बेकारी है या इसके पीछे कोई और कारण देखते हैं? क्योंकि अभी जैसा अब्दुल नाफिस साहब कह रहे हैं कि ये सिलसिला तो 3.5 साल और चलना है, यानी अगले राष्ट्रपति चुनावों तक अमेरिका के। क्या अमेरिका इसको अफोर्ड कर पाएगा? देखिए, ना तजुर्बे की कमी तो है ही ट्रंप साहब में, लेकिन मेरे 1-2 नुक्ते मैं कहना चाहता हूँ जी। पहला, अमेरिका इतना कमज़ोर नहीं हुआ है। हमें ये नहीं मान के चलना चाहिए कि अमेरिका की शक्ति अब बिल्कुल दुर्बल हुई, ये नहीं है। अमेरिका अभी भी विश्व का सबसे प्रभावशाली देश है। दूसरा, मुश्किलात जो हैं वो ट्रंप साहब की और ट्रंप और कांग्रेस की हैं। आपने सही कहा, ट्रंप बहुत अमेरिका ने मोर्चे खोले, लेकिन ये मोर्चा ट्रंप ने नहीं खोला था, ये मोर्चा तो कांग्रेस ने खोला है। और एक किस्म से जो इससे डेंजर है, खतरा है, वो ये कि जो ट्रंप अपनी विदेश नीति का आधार बनाना चाह रहे थे, रूस से अच्छे रिश्ते, वो आज के दिन कांग्रेस ने समाप्त कर दिया। ठीक, अब ट्रंप को एक नए किस्म से एक पैराडाइम बनाना पड़ेगा कि किस बेसिस पर वो आगे ले जाएंगे। और मुश्किल सबसे बड़ी ये है कि ट्रंप की जो प्रशासन है, उनका व्हाइट हाउस ही अभी तक स्थिर नहीं हुआ है। ठीक, अभाव तो है, राजनीतिक अभाव तो है उनमें, लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि वहां स्थिरता जल्दी आ जाएगी। ठीक,
क्योंकि अगर वहां स्थिरता नहीं आई तो विश्व के लिए उसका असर बुरा पड़ता है। और आखिरी नुक्ता जी, ये इतना आसान नहीं होगा देशों के लिए अमेरिकन सैंक्शंस का उल्लंघन, क्योंकि उसके भी बहुत बड़े नतीजे होंगे। हम ईरान के साथ देख चुके हैं, क्योंकि जितनी कमर्शियल इंटरेस्ट होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, वो अमेरिका में इतने ज्यादा होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं वो सैंक्शंस का उल्लंघन करना। तो आगे के दिनों में इस पर बहुत हमें एक निगाह रखनी पड़ेगी और कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं वो रिकंसाइल करने पड़ेंगे। ठीक है काटजू साहब, आप नीरज साहब कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप जो कह रहे हैं काटजू साहब उसमें बहुत संक्षेप में। नहीं, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो अमेरिकी कांग्रेस है वो उसका कॉम्पोजिशन अगर राय दे वो रिफ्लेक्ट करती है जो ये डीपर फोर्सेस हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, नियो कंजर्वेटिव्स हैं, ये तो असली डिसीजन, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इस वक्त अमेरिका में असली डिसीजन मेकिंग पावर वो इन लोगों के हाथ में है, ट्रंप के हाथ में नहीं है। और ट्रंप खुद भी एक टारगेट है, उसको ये लोग इम्पीच करना चाहते हैं, क्योंकि वो इनका कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन थी उस इलेक्शन में, ट्रंप इनका कैंडिडेट नहीं था जी। तो ये ट्रंप खुद भी एक टारगेट है। तो क्या ट्रंप साहब अपने वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? ट्रंप साहब वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे। ठीक, नाफिस साहब आपके पास कोई सजेशन, कोई सुझाव है कि इस तनाव को कैसे दूर किया जाए? कोई सुझाव नहीं है। सच बात ये पहला ऐसा केस है। देखिए सच बात ये साइबर वारफेयर आज एक हकीकत है। मेरा ये मानना है अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ तो हुआ है, और ये कुछ छोटा मोटा नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा हुआ है। मैं लगातार इलेक्शन देख रहा था। मैं आपको बताऊं, मार्च 2016 से और जब तक अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, साइबर वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हुआ है वहाँ, और कैसी कैसी खबरें छपी हैं, कैसी कैसी वेबसाइट्स आई हैं, और ये सारी वेबसाइट्स ढूंढने पर पता चला कि या तो ईस्टर्न यूरोप में है या रशिया में है। वेबसाइट के ऐसे ऐसे मालिक थे, आर्टिकल शानदार अंग्रेजी में छपे हुए हैं, लेकिन जब उनसे इन्वेस्टिगेशन करके पहुंचा गया तो पता चला साहब इनको तो अंग्रेजी भी नहीं आती है। कहाँ से फंडिंग हुई, कैसे फंडिंग हुई, ये एक नया खतरा है आजकल डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी सरकार के। संजय कपूर, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। मुझे लगता है कि ये पुतिन साहब के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि अगर उनके रिश्ते अमेरिका के साथ बेहतर हो जाते तो वो चीन के साथ जो उनकी एक अलायंस सा बन गया है उसमें वो एक जूनियर पार्टनर की तरह दिखाई पड़ते, उससे मुक्ति मिलती। तो ये ना हो के उनके लिए एक फिर उनको वापस इस चाइना के साथ जाना पड़ रहा है, नहीं तो अपनी एक हैसियत होती है अगर अमेरिका के साथ इनका रिश्ता बेहतर हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कपूर, प्रोफेसर अब्दुल नाफे, एम्बेसडर विवेक काटजू और नीरज श्रीवास्तव साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अभी फ़िलहाल रूस और अमेरिका के बीच जो तनाव पैदा हुआ है उसके ख़त्म होने की कोई संभावना नज़र नहीं आती। ख़ुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी एक टेलीविज़न इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।